yogic practices, which is organized by the Department of Physical Education (FOE) with the collaboration of University Women's Empowerment Committee, Swami Vivekanand Subharati University. First of all, heartily welcome to our chief guest, Dr. Wu Hong Yan, Founder President YSK Vietnam, Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. Colonel Devendra Swarup, all the deans, faculty members and the experts, especially Dr. Shivam Mishra and his team also, and my dear students or all the participants. Now I request to our Dean Sir, Lieutenant Sandeep Kumar Sir for giving the formal welcome address and sharing the theme of this workshop. Jai Hind. I heartily welcome today's chief guest of this workshop, which is entitled Fitness Through Yogic Sciences, organized by Department of Physical Education in collaboration with University Women Empowerment Cell. I welcome today's chief guest, Dr. Wu Hong Yan, who is the founder, president of YSK Yoga Foundation, Vietnam. I welcome you, ma'am. I heartily welcome our Pro Vice Chancellor, Sir, Colonel Dr. Devendra Swarup, who is with us today. I welcome the chairperson of Women Empowerment Cell of the University, Professor Anjali Khare, ma'am. I welcome Professor Pintu Misraji, the Dean, Faculty of Fine Art and Fashion Design. Also welcome Professor Sokendra Kumarji, the Dean, Faculty of Pharmacy. All other faculty members, members of Women Empowerment Cell, students of different colleges of the university in this hall. As Dr. Salim instructed to focus on this theme, so we know very well that अगर हम इंडिया के कुछ स्टैटिक्स आंकड़ों की बात करें, हम रोल की बात जब करते हैं, अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ जाएं, पॉपुलेशन की बात करें तो वी आर द नंबर 1. अभी तक चाइना नंबर 1 था, अब हम नंबर 1 हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है. उस पॉपुलेशन में अगर बात करें तो बिलो 25 ईयर्स, 25 साल से कम के जो यूथ जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम लोगों की भारत के अंदर है. उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएं, 35 साल तक के लोगों को अगर ले लें तो 65% आबादी हो जाती है. एक जिसलिए ये वर्कशॉप का टॉपिक रखा गया है, जो फोकस है, सबसे ज़्यादा समस्या का विषय है. अगर किसी को पता है तो बता सकता है. अभी भी करंट इंडियन एवरेज एज कितना है किसी को मालूम है? मात्र 29 ईयर्स अभी के जो रेशियो कह रहे हैं. इसीलिए रिटायरमेंट एज कम होती चली जा रही है. बहुत सारे लोग रिटायरमेंट से पहले ही देश छोड़ जा रहे हैं, दुनिया छोड़ जा रहे हैं. इस सबके पीछे कहीं ना कहीं कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड, जो कहीं ना कहीं आज की ज़रूरतों को मान लें, हमारे काम करने के तरीक़ों को मान लें, या हमारी हैबिट्स को मान लें, जिसकी वजह से हम इस तरह के होते चले जा रहे हैं. हमसे एक साल या एक या दो जनरेशन ऊपर अगर हम बात करेंगे, हम अपने पूर्वजों में चले जाएं, हम अगर बात करें हमारे फोर फादर्स की, तो वहाँ आप देखेंगे उनकी एज अराउंड 90 और 100 के आसपास होती थी. आजकल हम रिसेंट ऐसा सुनते हैं कि डेली कोई 50 ईयर्स में जा रहा है, कोई 40 ईयर्स में जा रहा है, कोई 60 ईयर्स में चला जा रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट में आपको न्यूज़ बता देता हूँ, 13 साल के बच्चे को, अभी बच्ची को एक को हार्ट अटैक मेरठ में ही हुआ, मात्र 13 साल. इन सब के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं मानता हूँ तो हमारा फिटनेस स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. आज की डेट में कई सारे कारण हो सकते हैं फिटनेस स्टैंडर्ड अच्छे ना होने के. हमारे ऊपर अगर एकेडमिकली बात करें, ग्रो करने की बात करें, यूथ हैं तो यूथ के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड है, स्ट्रेस है, पढ़ाई करनी है, फिर अच्छा कुछ अचीव करना है, बिजनेस करना है, तो भी ग्रो करना है. तो वहाँ से निकल के आता है हैप्पीनेस इंडेक्स. हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है, और जब हम खुशी की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो हमारा इंडेक्स बहुत नीचे है. करंट 2024 की हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हम 126 नंबर पर हैं 146 देशों में. ये हमारी स्थिति है. और कुछ हमने एक साल में अचीव नहीं किया. पिछले साल भी हम 2023 में 150 में से 126 पर ही थे, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हम उतने ही हैं. तो देश में हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हम, जो हमारा यूथ है, जो हमारा फ्यूचर नेशन है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस को इम्प्रूव करें, किसी भी तरह से वो अपने फिटनेस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें. गवर्नमेंट इंडिया के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं. स्पोर्ट्स में बात करें तो खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लगातार सरकार की तरफ से एक मुहिम की तरह चलते चले आ रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट किया जाए.
मास गैदरिंग्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा उसके मैसेज कन्वे किए जाएं। मैं एक रिसेंटली और कुछ पढ़ रहा था अभी, एक सर्वे है 2022 का, ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके बीच का ही ये सर्वे है, जिसके अंदर भारत के अंदर 49% एडल्ट्स इनएक्टिव हैं, ऐसा वो रिपोर्ट कहती है। 49%, जस्ट हाफ हो गया एक तरीके से, 49.4 है। आधी आबादी हमारी इनएक्टिव है, मींस हम डेली रूटीन करने के लिए, डेली रूटीन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उतना काम नहीं करने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर पा रहे हैं। दैट इज इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी के कारण बहुत सारे होंगे, उसके ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे कभी। इस 49% को अगर मैं 20 साल पीछे चला जाऊं 2000 में, ईयर 2000 में, तो ये मात्र 22% था। 20 साल में हम इतना ग्रो किए इनएक्टिविटी की तरफ कि हमने अपने फिटनेस को अपने लिए, खुद के लिए सोचना बंद कर दिया और हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है कहीं ना कहीं। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक ये 60% को क्रॉस कर जाएगा। इसीलिए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि जो यूथ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जगा सकें। एक और सर्वे है जिसके अंदर ग्लोबल रैंकिंग इंडिया की 195 देशों में 12वें नंबर पर आती है, जहां पर इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की बात होती है। 195 देशों में हम इतने नीचे चले गए। नीचे से बात कर रहा हूं मैं, ऊपर से मत समझना इसको, मतलब लगभग 180 के आसपास हम हैं। जहां पर दुनिया की सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन रहती है, वहां पर हम सबसे ज़्यादा इनएक्टिव हैं, हम सबसे ज़्यादा फिजिकली वर्कआउट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। मेडिकल फील्ड की बात कर लें, जितनी भी लीडिंग कॉज है आज के टाइम पर, जितनी भी लीडिंग आप डिजीज़ की बात करें, वो आपकी सबसे नंबर 1 पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक्स हैं। सबसे ज़्यादा फिजिकल इनएक्टिविटी का रोल है उसके अंदर। आप उसके बाद दूसरा आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज़। हर तीसरे चौथे आदमी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ उनको मिलेगा, अगेन ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिविटी। उसके बाद कैंसर एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है आज के टाइम पर, इनएक्टिविटी। आपके बॉडी के अंदर क्या क्या वेस्ट स्टोर होता चला जा रहा है, जो कहीं फिजिकल वर्कआउट ना करने की वजह से, किसी भी तरह के इस शरीर को एक्सरसाइज ना देने की वजह से वहीं स्टोर रहता है और बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से ये सारे रिजल्ट निकल के चले आ रहे हैं। ओबेसिटी, हमारी रैंकिंग बड़ी अच्छी है ओबेसिटी में भी, हम बहुत मोटापे को बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं आज के टाइम पर। भारत की ओबेसिटी रैंकिंग मेरे ख्याल में 2nd या 3rd पर हैं हम इंडिया, वर्ल्ड के अंदर। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सकता है। कोई भी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी को हम काम करें। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो फिट इंडिया ने नारा दिया हमको कि हम कम से कम 150 मिनट एक वीक के अंदर अपने आप को वर्कआउट कराएं, अपने शरीर को वर्कआउट कराएं इन एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वॉक करें, रनिंग करें, कुछ भी करें इन एनी फॉर्म। ये मॉडरेट की बात हो रही है। आपके पास एक वीक रोज करने के लिए समय नहीं है, थोड़ा सा विग्रस एक्टिविटी करें, आप 3 दिन ही कर लें, पर उसको कम से कम 75 मिनट विग्रस एक्टिविटी भी करें। ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स हैं। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, आधा घंटा रोज। इसके पीछे भी मोटिव यही है कि हम कुछ भी करें अपने शरीर के लिए, डेली आधा घंटा कुछ करें। आज का फोकस योगिक साइंस की तरफ है, योग की तरफ है। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन अगर रखूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, योगिक एक्सरसाइज, योगिक साइंस, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा है कि हर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, एज ग्रुप बाउंडेशन हो सकती है, उनके अंदर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, बट योग एक ऐसा साधन है जहां पर हम हर किसी एज ग्रुप को उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी हम कह सकते हैं कि जहां पर हम फिजिकल वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकते, वहां पर हम उसकी रिकवरी योगिक एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे योगिक एक्सरसाइज अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव रहेगी, आपका स्ट्रेस खत्म होगा, आपका ब्रीदिंग टेक्निक अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपका कार्डियोवास्कुलर ठीक रहेगा। साइंटिफिकली जो स्ट्रेस की बात कर रहा था, आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका मेंटल स्टेटस, वेलबींग वो अच्छा रहेगा।
जिससे आप अपने जो केंद्रित आपके लक्ष्य हैं आपके जीवन के, उन पर आप फोकस कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन, कई सारी डिजीज़, उनके रिकवरी के लिए स्पेसिफिक आसन्स हैं, स्पेसिफिक योगिक एक्सरसाइज हैं, जिनके थ्रू हम उनको बहुत जल्दी से अपने शरीर को रिकवर कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और फिर से हम अपने पुराने जैसी स्थिति में आ सकते हैं। आज बीच बीच में अभी जो प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम का मैं थीम आपको बता देता हूँ। हम योगिक एक्सरसाइज के, योगिक प्रोग्राम के डेमोन्स्ट्रेशंस बीच बीच में करेंगे। हमारे बीच एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी के एक्सपर्ट्स के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। और मेरा सभी लोगों से बस एक ही आग्रह है कि हम जो भी मैसेज लेकर जाएं, उस मैसेज को अपने घर परिवार में, अपने तक, सोसाइटी तक उसको कन्वे करें और कन्वे करके उसको कहीं ना कहीं अडेप्ट करने के लिए उनको भी इंस्पायर करें और खुद भी करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब ही इस वर्कशॉप का कहीं ना कहीं प्रोग्राम सफल होगा ये, और हमारा जो सोच है, जिस सोच से वर्कशॉप रखी है, उसका एम कहीं ना कहीं पूरा होगा। वंस अगेन, जितने भी लोग इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में हैं। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर शिवम मिश्रा, आपके विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी हैं और अभी वियतनाम में आप डायरेक्टर पोस्ट पे हैं YS के फाउंडेशन में, जिनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये कार्यक्रम हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम कि आप लगातार सुभारती विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। जय हिंद। विश्वास त्यागी फॉर योगा डेमोन्स्ट्रेशन। प्लीज come on the stage for the demonstration. सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसूल धूलि धोरणि विदोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाटज्वलज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविगीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटाना कराल भाल पट्टिका दगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र दन्तिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने
विरचिर्मम नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरद्भूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरिधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर धरानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुरन्दर सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्. Now, before I invite Dr. Shivam Mishra, I want to share the contribution to promote the yoga not only in India, out of the country. He is taking care as a director yoga YSK Vietnam, and he is taking care more than 200 branches in the Vietnam, and he is the founder president YSK Yoga Noida, educating more than 300 poor children free of cost, and sports centers also. So I invite to the Dr. Shivam Mishra for sharing your experience, because of he is also our alumni of our department. एक बार कमर गर्दन सीधी करते हैं. पहले योग का कार्यक्रम है, गायत्री महामंत्र की आवश्यकता नितांत है, और मेरी वाणी की सारगर्भिता तभी संभावित हो पाएगी जब यौगिक परिवेश पूरी तरीके से अपने इस ऑडिटोरियम को विशेषतया अपने आगोश में ले सके. कमर गर्दन सीधी रखें. आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में, जिसको जितना याद हो अपने हिसाब से अपने शक्तियों का आमंत्रण करें. अपनी दैविक शक्तियाँ यौगिक दिशा में एक परिवेश आमंत्रित करती हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः. मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया. हमारे सम्मुख उपस्थित परमादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर स्वरूप सर, हमारे प्रो वाइस चांसलर सर, प्रोफेसर संदीप सर, मेरे प्रथम दृष्टया गुरु भी, और इस मंच की उपाध्यक्षता कर रहे विभागाध्यक्ष खेल विभाग सुभारती विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड एजुकेशन एज वेल, अन्य गणमान्य अतिथि, लगभग मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं, लेकिन मंजू मैम और हमारे योग के सभी विद्वत श्रेष्ठ. मेरे लिए सबसे बड़ी गरिमा ये है कि कुछ दिन पूर्व ही मैं आप ही की तरह ये आपकी जो ड्रेस है ये पहन के और परीक्षार्थी बन के सारे उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए परीक्षाएं दी हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के तहत आपके डिग्रियों की सीमा में मास्टर डिग्रियां या अन्य डिग्रियां लगती हैं. गाद से लेके और छोटी छोटी चीज़ें तक जो आप फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो की हैं. और आज गरिमा का विषय ये है कि सुभारती विश्वविद्यालय की जो वाक शैली है, जिसने मुझे अभूतपूर्व यौगिक दिशा में आगे बढ़ने का गौरव प्रदान किया है, ये अपने आप में अलौकिक है. अलौकिक शब्द भी बड़ा जेन्युइन शब्द है. अलौकिकता का तात्पर्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लौकिक ना हो. अलौकिकता का मतलब कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है जो हमारे यथेष्ट के पार हो, यानी जो आपकी इष्टता है, जो चीज़ आप चाहते हैं मुझे ये प्राप्त हो, फला चीज़ मुझे प्राप्त हो, उस प्राप्ति के इतर जो चीज़ प्राप्त हो जाए वही यथेष्ट के पार की परिकल्पना होती है. और ये महिमा मंडन का विषय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपकी सारगर्भिता इस दिशा में निहित ऐच्छिक कृत्यों का परिपालन करा सकती है. योग और आज का जो विषय है, जिस विषय के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं, और ये पूरी एक हफ्ते तक चलने वाली परिकल्पना जो
हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने योग विभाग ने अपने मनोमस्तिष्क में ज्ञापित कराया, वो भी एक तरीके से मुझे लगता है भारत के 93 वो विश्वविद्यालय जो इस समय योग की मास्टर डिग्रियां प्रदान करते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विधा होगी कि एक हफ्ते तक आपके सम्मुख उपस्थित सभी लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग व्याख्यांश में, अलग अलग शैली में आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। आज हम सभी बात कर रहे हैं फिटनेस थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। मित्रों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूँकि आप सभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिटनेस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, जो लोग योग के निहितार्थ उपस्थित हैं वो ये बाखूबी जानते हैं कि हमारे षड दर्शनों में योग की व्याख्या की गई। 25 तत्वों को मानने वाला सांख्य भी एक चीज़ जो भूलता है, ईश्वरीय तत्व, उसे योग अपने अंदर समाहित करके और एक बेहद खूबसूरत दर्शन बनाता है। जब योग आता है तो प्रथम दृष्टया हम सिर्फ आसन की परित्यक्तता, प्राणायाम एवं अन्य विषयार्थ हम इसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा जगत में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि हम कैसे पैसा कमाएं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है हमारे सामने। और आप यकीन रखिए कि जब तक आप इस विश्वविद्यालय में छात्र हैं, जब तक आपके इनकम का सोर्स आपके माता पिता या आपका कोई भी गार्जियन है, तब तक तो आपको ये बात शायद समझ में ना आए, परंतु ये भी सत्य है कि जिस दिन आप फिटनेस इंडस्ट्री के ग्राउंड पे प्रवेश करेंगे उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज आपका अपना ही स्वास्थ्य हो जाएगा। योगा टीचरों के विषय में एक मीम्स बहुत फेमस मानी जाती है। प्रातःकाल एक मुर्गी के जैसे दौड़ होती है, सुबह 5 से 6 क्लास, 6 से 7 क्लास, 7 से 8 क्लास, 8 से 9 क्लास, 9 से 10 क्लास, फिर थक हार के आया वो योग टीचर और चुपचाप से अपने घर में जो भी खाना मिला उसे खाया, सो गया। शाम को फिर वही चीज़ें शुरू। ऐसे जीवन शैली में आप कितने दिनों तक जा पाएंगे? आपकी यात्रा एक सीमा तक ही जा पाएगी। परंतु योग तो इसलिए आपके सामने उद्घृत ही नहीं किया गया था। आपको क्या लगता है कि महर्षि पतंजलि ने योग को एकाकार जब किया और पहला सूत्र लिखा अथ योग अनुशासनम, तो सिर्फ वो डिसिप्लिन के तौर पे क्यों कहा? डिसिप्लिन का मतलब वो डिसिप्लिन क्या कि जो हम सभी यहाँ पे बनाए हुए हैं, हम शांत बैठे हुए हैं, ये डिसिप्लिन क्या? या हम बहुत तरीके से आए हुए हैं, हम कोट पैंट टाई बेल्ट शर्ट ड्रेस इत्यादि पहने हुए हैं, ये डिसिप्लिन क्या? पतंजलि ने कभी इस डिसिप्लिन की बात नहीं की। वो अनुशासन, जिस अनुशासन को हम अनुशासन मानते हैं, असल में वो शासन है नहीं। ये एक ऐसा शासन है जिस पे आप स्वयं अपने आप में अपने विरुद्ध जाते हैं। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध की परिकल्पना आप करते चलते चले जाते हैं। ब्रह्मा का योग था, विष्णु का योग था, शिव का योग था। शिव पिता माने गए क्योंकि हठ योग के पिता माने गए। अब ब्रह्मा का क्या? ज्ञान योग। विष्णु का क्या? कर्म योग। विभिन्न योनियों में आए और विष्णु का जितना अवतार हुआ हर योनि में एक एक विभिन्न प्रकार का योग दिया। जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे कृष्णावतार में, उस समय भी उनके सम्मुख एक अभूतपूर्व योग था। इन सारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, इन सारे डिसिप्लिन्स को एकाकार करके और एक क्षेत्र में जो आमंत्रित करने वाले हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने अथ योग अनुशासनम से अपनी पूरी प्रक्रिया की शुरुआत की और धीरे धीरे उसे यहाँ तक लेके आए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है, आज इस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी बात बहुत मुखरता से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसे मंच पे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, आई एम क्वाइट कंफर्टेबल टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, लेकिन हिंदी भाषा इसलिए मैंने चयन की है क्योंकि मूलतः मैं वाराणसी का हूँ और वाराणसी नाम, अब संस्कृत की एक श्लोक गरिमा वापस आ जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक व्यक्ति यदि विद्वत परिषद के सम्मुख जाके, विद्वत परिषद आप शायद ना जानते हो, काशी में एक विद्वत परिषद बैठती है हमारे वाराणसी में, जो हर एक विद्वान को धीरे धीरे अपने अपने व्यवस्था क्रम में तय कराती है और प्रस्थानत्रयी के माध्यम से वो व्यक्ति विद्वान घोषित होता है। तो विद्वत परिषद संस्कृत में ही होती है, तो सारी चीज़ें वहाँ संस्कृत में ही बोली जाती है। मीनवाइल जब हम बात करते हैं वापस फिटनेस इंडस्ट्री की, तो मैं मुखर इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरा अपना आंगन है। अगर मैं यहाँ आपके सामने मुखरता से नहीं बोलूँगा तो फिर मैं बोलूँगा का? मेरे पास वैसे तो 200 सेंटर्स हैं। मेरे यहाँ हमारे साथ कार्य करने वाली डॉक्टर बू होंगियन मैडम है यहाँ पे। आप आश्चर्य में आ जाएंगे, भारत का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो योगा इंडस्ट्री में जाके और 10 क्या 20 योगा सेंटर्स भी अच्छे तरीके से चला पाए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग योगा पढ़ रहे हो, जो लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, जो लोग BPS BPEd इत्यादि कर रहे हो, MPEd कर रहे हो, थोड़े समय के बाद आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर विद्यालय या यूनिवर्सिटीज़
आपको ढूंढनी है। लेकिन इसके इतर आपके जीवन में आपने क्या प्राप्त किया, वो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने हो जाएगा। आप वास्तविकता में आपके सामने एक इतना बड़ा चैलेंज आके खड़ा होगा कि आप देखोगे कि एंड ऑफ द डे आप महर्षि पतंजलि को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचोगे। मुंह दिखाने लायक से एक कहानी याद आती है। अथर्ववेद के जो अथर्वा ऋषि थे, उनके हाथ में वेद था, वो चुपचाप सभा में खड़े थे, पीछे अपना वेद लिए हुए। शिव उपस्थित थे और शिव को इस बात का भान हुआ, मार्कंडेय ऋषि के साथ मिले अथर्वा ऋषि ने, उन लोगों ने लिखा। और वेदों की श्रृंखला, पहले वेद त्रयी ही हुआ करता था, 3 ही वेद होते थे। शिव के सामने ये चैलेंज था कि ये तो सनत कुमार और ब्रह्मा के पुत्र ही वेद को वेद बता सकते हैं, क्योंकि उनका ही ज्ञान स्तर है। लेकिन शिव ने वो हलाहल पुनः पिया और सिद्ध किया ब्रह्मा पुत्रों के सम्मुख कि यदि आपकी कैपेसिटी ने कुछ नई चीज़ इजाद की है तो वो बियॉन्ड द हॉरिजन जाके भी प्रूव की जा सकी है, उसे एडमायर किया जा सकता है, उसे स्थापित किया जा सकता है। और योग की श्रृंखला में वियतनाम देश ने भी यही कार्य किया और यही चीज़ मैं आपके सामने मुखरता से रखने के लिए वापस प्रतिबद्ध हूँ कि आपने क्या किया। दैट इज इंपॉर्टेंट। द टॉपिक fitness through yogic practices is quite comfortable, quite interesting, but meanwhile you are mentally fit or not, you are physically fit or not, you are spiritually fit or not, that is important and that is a big challenge। क्यों आपके सामने चैलेंज नहीं दिखता जानते हो? क्योंकि आपके हाथ में एक फ़ोन पकड़ा दिया गया है, आप अपना फ़ोन लेते हो और लेके चुपचाप से आप बंधे हुए हो, हर समय आप उसमें बंधे हुए हो। जितने समय आपकी स्क्रीन टाइम आपका फ़ोन आपको बता सकता है, कितने कदम चले ये भी आपको रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट आती होगी और ये भी रिपोर्ट आती होगी कि आपने कितना समय यूज़ किया फ़ोन पे। आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, स्पिरिचुअली फिट नहीं हो, तो आखिर फिट कहाँ हो? और कौन सी इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री की आप व्याख्याता है? भाई आप एक म्यूजिशियन के पास जाइए, संगीत विभाग का कार्यक्रम इस ऑडिटोरियम में कभी हुआ हो या कभी होगा तो आप देखिएगा कि जैसे ही एक उस विभाग का प्रवक्ता आएगा वो अपने गुरु का नाम लेगा तो हाथ छू के ऐसे कान पकड़ लेता है, अपने गुरु का नाम लेते हो। क्या आपने ये चीज़, आपकी मेंटल फिटनेस इतनी है, आप इस स्तर तक पहुंचे हुए हैं? आपके सामने तो सिर्फ ये बात बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरा कैसे क्या करूं, मैं कैसे बनूं, पिताजी की संपत्ति कैसे मैं उसे ठगूं कि मैं बड़ा बनूं। और इसी काम को करते आप एक्चुअली में हमारे सामने पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष महोदय भी हैं, बाखूबी जानते हैं पैथोलॉजी से भी। कोई है यहाँ पे डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी या साइंस बैकग्राउंड से? मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हैं यहाँ शायद। मीनवाइल एक चीज़ तो आप जानते होंगे, विर्चो महोदय के विषय में आप जानते हैं, अल्फ्रेड विर्चो के विषय में। मैं अगर गलत नहीं हूँ सर तो वही पिता माने जाता है पैथोलॉजी के, विर्चो। बिल्कुल, विर्चो ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया कोशिका विभाजन के विषय में, माइटोसिस मेयोसिस का वर्णन किया उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन दार्शनिक पार्ट जो उन्होंने कहा है वो हमारी गीता कहती है हूबहू, और उसी गीता को हम योग में कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ईदर इन पॉजिटिविटी और इन नेगेटिविटी वी आर, इफ वी आर स्टेबल सो वी आर ए योगी। और इतना ही चाहिए हमें। आप स्थापित है कि नहीं, एक वो व्यक्ति जो बहुत तन्मयता से झाड़ू लगाने का काम कर रहा है वो भी फिट है, लेकिन यदि आप लंबे लंबे व्याख्यान देने में पारंगत है और आपकी पारंगतता की सीमा ये है कि आप मेंटली फिट हो ही नहीं, स्पिरिचुअली फिट हो ही नहीं और आप टेक्निकली फिट हो ही नहीं, तो फिर आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो क्या और क्या लेके जाओगे आप यहाँ से और क्या सिखाओगे? ये लिख देना कि पतंजलि ने कितने श्लोक लिखे हैं, ये लिख देना कि 18 अध्याय गीता ने क्या कहा है, ये लिख देना कि 10,000 संहिता 1 लाख संहिता वाली सूत्रों वाली पुस्तकें आपके सामने उपस्थित है, उनका उपयोग क्या है आपके जीवन में? कोई उपयोग नहीं है। उपयोगिता तब साबित होगी जब आप इन तीनों स्तर पे, 3 आयाम है आपके सामने। और यही बात मुखरता की है कि आप कभी इस चैलेंज को फेस किए हो, कभी शीशे के सामने जाना, सत्योहम शिवोहम अहम अहम ब्रह्मास्मि, इस बात को आपने कभी अपने अंदर स्थापित होने दिया है? सत्य तो हो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट, शिव तो हो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सुंदरता कहाँ से लेके आओगे? सत्योहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, वो जो ब्रह्म जो सुंदर है वो सुंदरता कहाँ से पाओगे? ब्रह्म बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। देखो अगर आप देखते हो कि ब्रह्मांड के विषय में जब आप कहाँ बैठे हो, मेरठ में बैठे हो, मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ? भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ? पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ पे? एक ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड क्या है? ऐसी कई सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं। अब छोटे पे आते हैं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, शॉर्ट करते जाते हैं। आप वापस आइए, मेरठ में बैठे, आप कौन है? एक शरीर है, आपके अंदर क्या है? कई सारे ऑर्गन्स सिस्टम्स हैं आपके अंदर, कई सारे सिस्टम्स क्या है? कई सारे टिश्यूज से मिलकर बना है। उसमें भी एक एपिथेलियल, चलो ले लिया, एपिथेलियल को ले लिया, उसमें एक सेल ले लिया मैंने, सेल को भी छोड़ो, उससे और छोटे हिस्से में आओ, आप आ जाओगे
आओगे केंद्रक पे, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस को छोड़ो उसके अंदर और अंदर आ जाओ, क्रोमेटिन पे आओगे और अंदर आओ, क्रोमेटिन मैटर तक पहुंचते हो, डीएनए कहाँ कहाँ तक, मतलब एंड ऑफ द पॉइंट हर दिन एक व्यक्ति आपके सामने चैलेंज क्रिएट करता चला जाएगा। 1664 में जब रॉबर्ट हुक ने कहा कि कोशिका ही सबसे छोटी इकाई है तो 100 साल तक ये बात मानी गई, लेकिन 1774 का जब वर्ष आया जब न्यूक्लियस की खोज हुई और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, उस समय के बाद माना गया कि नहीं नहीं विज्ञान गलत था, उस समय के रॉबर्ट हुक गलत थे। सेकंड की परिभाषा ने क्या कहा? सेकंड ने कहा कि हम छोटे हैं, शॉर्ट है। मैं अपने आप को बस समायोजित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस चैलेंज को समझें। मेरी वाणी को अब विराम देने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी मैडम वू होंगियन का स्वागत करें। जब वो उपस्थित होंगी तो आप इस बात को समझेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कमाया है, आप ये बात समझेंगे कि आपको क्या करना है। आप इतने कैपेबल हैं, इतनी योग्यता आपके अंदर है। मैं अभी उनकी कुछ पीपीटीज दिखाऊंगा, क्योंकि वो वियतनामी भाषा में, आप शायद इस बात को ना जानते हो, वियतनाम देश अंग्रेजी भाषा से बिल्कुल प्रेम नहीं करता और उन्हें इस बात का बड़ा घमंड रहता है कि हमें अंग्रेजी आती ही नहीं। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। और क्यों? क्योंकि वो अपने देश से, अपने लोग से समायोजित लोग हैं। अमेरिका जैसे देश को उन्होंने एक छोटे से वॉर में हरा दिया। आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। ये वो वियतनाम है और वही वियतनाम आज के सामने उपस्थित होगा। 270 योग सेंटरों के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगी। जब मैम बताएंगी तो आप सभी बाखूबी समझेंगे। ट्रांसलेट करने की जरूरत होगी तो मैं ट्रांसलेट करूंगा। एक और चीज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमारी गेस्ट हैं और मैं भी इस परिसर का एल्यूमनाई हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि आप सभी इनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। अब मुझे आदेश दीजिए। कहने को मेरे पास बहुत सारा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे पास मेरे को क्या समझा, और मैंने दुनिया देखी है और मैंने सच में देखी है, तो मुझे बाखूबी पता है कि किस विषय में कितनी बातें करनी है। लेकिन आप सभी के सामने ये जो चैलेंज रहा फिटनेस इंडस्ट्री वाला, ये स्वीकारिएगा। आध्यात्मिकता को स्वीकार कीजिए, अपने मंतव्य को स्वीकार कीजिए, शारीरिक शुद्धता को स्वीकार कीजिए। बस ईश्वर के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी कुछ महीनों में परीक्षाएं आपकी प्लान्ड होंगी, आप पास करें अच्छे से और वापस इंडस्ट्री में आए। हम लोग, मैं एक चीज़ और इस मंच से उद्घोषणा कर देता हूं, बीइंग एन एलुमनाई ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं आप सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, इस आधार पर नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ किसी संस्था का या बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, नहीं, इस आधार पर कि यदि आप योग्य रहे तो आई एम द फर्स्ट पर्सन हु विल टेक यू बियॉन्ड योर होरिजन। जहाँ तक आप जा सकते हैं, आपकी योग्यताएं वहाँ तक आपको, आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर विघ्नहरा।
थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे योगा फाउंडेशन के बच्चों ने किया है. नाउ नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन. देन आफ्टर आई विल, अभी हमारे जो गेस्ट हैं और हमारे बीच में हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर अंजलि खरे मैम एंड प्रो वाइस चांसलर सर को बहुत ही बिजीनेस की वजह से अभी ज़्यादा कंटिन्यू हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, तो इसके बाद हम फैसिलिटेशन की तरफ बढ़ेंगे आफ्टर दिस डेमोस्ट्रेशन. तो प्लीज़ थर्ड डेमोस्ट्रेशन म्यूजिक प्लीज़. And sir, please, student are requesting then please one more demonstration by the student of Yoga Foundation. और ये चाहते हैं कि आप उस डेमोस्ट्रेशन को भी देख के जाएं, तो प्लीज़ जो नेक्स्ट सॉन्ग है वो एक बार आप प्ले करिए और जल्दी हम इसको फिनिश कर देंगे. अब प्लीज़ स्टार्ट. एंड माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ चेयर अप. सभी स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेट करें और देखें कि कितना मेहनत लगी होगी ये सब सीखने में इनको.
Okay, this is the best example. Perfect practice makes a perfect man. So now I request to the Pro Vice Chancellor sir and all the deans and faculty members and Dr. Anjali Khare ma'am, please come on stage for the facilitation by the token of love to the guest. Please come on the stage. Now I request to Wu Hongyan, founder president of YSK Vietnam, क्योंकि सर मैम को हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो मैम अपने लैंग्वेज में बोलेंगी, बट डॉक्टर शिवम will translate everything whatever she want to share with you. Hello everyone, nice to meet you today. I am Vũ Hồng Yến. I'm come Vietnam. I live in Vietnam. I invite every people can come Vietnam, visit Vietnam, visit yoga sống khỏe YSK next time. मैं आप सभी को अपने वियतनाम देश की तरफ से प्रणाम अर्पित करते हैं और साथ में अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी वियतनाम देश एक बार जरूर पधारें. Ngày hôm nay tôi có thể nói tiếng Việt và nhờ tiến sĩ Sivam sẽ là người phiên dịch giúp tôi tiếng Hindi. Today I can speak Vietnamese. I invite Dr. Sivam can speak Hindi for every people. मैं आज कोशिश करूंगी कि वियतनामी भाषा में आप सभी तक अपने मूल को पहुंचा सकूं और डॉक्टर शिवम मेरे लिए वियतनामी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. Cô Vũ Hồng Yến là người tiên phong đào tạo giáo viên yoga toàn diện ứng dụng Ayurveda vào chương trình giảng dạy yoga, kết hợp tinh hoa của bộ môn yoga và y học cổ truyền Ấn Độ để chăm sóc sức khỏe toàn diện, cân bằng cơ thể và tinh thần. Với kiến thức sâu rộng và niềm đam mê cháy bỏng, cô đã mang lại một bước tiến mới trong cộng đồng yoga Việt Nam khi trở thành người đầu tiên ra mắt cuốn sách về yoga và Ayurveda tại Ấn Độ, nơi khai sinh bộ môn này, giúp chia sẻ kiến thức, truyền cảm hứng và kết nối sâu sắc giữa văn hóa Việt, Ấn. Hiện tại, cô Yến đang là trưởng ban chuyên môn yoga cho mọi người của Liên đoàn Yoga Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chuyên môn và định hướng giáo dục cho cộng đồng yoga trong nước. Với cương vị này, cô Yến không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn truyền tải triết lý sống khỏe, cân bằng thể chất và tinh thần thông qua phương pháp yoga và trị liệu Ayurveda. Là nhà sáng lập của Liên minh Yoga Sống Khỏe Thế giới ISK, cô Vũ Hồng Yến đã đưa thương hiệu yoga sống khỏe vươn ra gần 20 quốc gia, xây dựng mạng lưới liên kết rộng lớn với hàng trăm cơ sở yoga và trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực yoga trị liệu tại Việt Nam. Yoga Sống Khỏe đã từng được các kênh truyền hình uy tín hàng đầu đưa tin nhắc tới: VTV3, VTV1, truyền hình pháp luật, VTV Nhịp Sống 24, VTC9, truyền hình Lào Cai, truyền hình Vĩnh Phúc, truyền hình Quảng Ninh, Cần Thơ và hàng trăm các đầu báo uy tín nhất hiện nay: Dân Trí, báo VTV, báo Chính phủ, báo VN News. Với tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo tận tâm, cô đã phát triển ISK trở thành thương hiệu uy tín, có số lượng chi nhánh nhượng quyền và liên minh đông đảo nhất Việt Nam. Cô Yến cũng là người Việt Nam đầu tiên sang Ấn Độ, quê hương của yoga, để thành lập công ty và cơ sở yoga với thương hiệu Yoga Sống Khỏe Ấn Độ, được chính phủ Ấn Độ công nhận tư cách pháp nhân. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của cô Yến và thương hiệu ISK, mà còn mở ra sự kết nối và trao đổi văn hóa sâu sắc giữa hai quốc gia, tạo điều kiện cho hàng nghìn học viên Việt Nam tiếp cận kiến thức chuẩn mực về yoga và Ayurveda. Trong sự nghiệp của mình, cô Yến đã được trao nhiều bằng khen, giấy chứng nhận quốc tế từ chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là từ bang Gujarat, một trung tâm phát triển yoga và Ayurveda hàng đầu thế giới. Những chứng nhận này không chỉ ghi nhận thành tựu và cống hiến của cô cho bộ môn yoga và sức khỏe cộng đồng, mà còn củng cố vị thế của cô Yến trong việc kết nối và lan tỏa giá trị của yoga. Cô Yến là người Việt Nam đầu tiên tổ chức hàng chục giải thi đấu yoga quốc tế, mang lá cờ và quốc kỳ Việt Nam đến các sân chơi quốc tế, tạo dựng hình ảnh đất nước và kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới. Thông qua các giải đấu, cô không chỉ quảng bá bộ môn yoga mà còn mang thương hiệu Yoga Sống Khỏe ISK đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, tạo ra một cầu nối trao đổi và học hỏi với nhiều nền văn hóa khác nhau. Cô Vũ Hồng Yến cũng là tác giả của nhiều thương hiệu sự kiện yoga uy tín, giúp hàng nghìn huấn luyện viên yoga khẳng định thương hiệu cá nhân thông qua các chương trình như Meet Yoga Sống Khỏe, Queen Yoga Alliance, Meet Yogi, Festival Yoga mùa xuân, Festival Yoga mùa hè. Các sự kiện này không chỉ tạo sân chơi, cơ hội giao lưu mà còn khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp của cộng đồng yoga tại Việt Nam. Với tất cả những cống hiến và thành tựu đã đạt được, cô Vũ Hồng Yến chính là người tiên phong dẫn lối, giúp hàng triệu người tìm đến với yoga trị liệu và Ayurveda để sống khỏe, cân bằng và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Cô đã và đang truyền cảm hứng để cộng đồng yoga Việt Nam vươn xa hơn, kết nối mạnh mẽ hơn với thế giới và khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ yoga toàn cầu.
आप मैडम वू होंगियन हैं जो आयुर्वेदा को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने एक आयुर्वेदिक वायस के तेल का निर्माण किया जो पूरे विश्व में इसकी प्रसिद्धता चलती चली जा रही है। तीनों देशों के संदर्भ में तकरीबन 200 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन वियतनाम के विभिन्न प्रांतों में आपने किया है। वहाँ के लोग आयुर्वेदा से पहली बार इससे परिचित हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मर्मा इन आयुर्वेदा नाम की पुस्तक आपने लिखा जिसको योग आयोग बोर्ड जो गुजरात के हैं उसके अध्यक्ष ने इनॉग्रेट किया। वियतनाम सहित भारत में विभिन्न सारे कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करती रहती हैं। आप बगल में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के साथ में और वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में बहुत सारी कार्यशालाएं आपने आयोजित की हैं। ये कार्यशालाओं का क्रम लगातार पूरे देश में चलता रहता है। स्वयं भी आप एक कुशल योगिनी हैं, साथ में एक अच्छी मैनेजर हैं, जिसके कारण से वियतनाम में योगा सोंगखोई नाम की संस्था जो तकरीबन 2000 लोगों की संस्था है, 2000 से ज़्यादा लोग उसमें कार्यरत हैं, पूरे विश्व में अब धीरे धीरे अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाते चलती चली जा रही है। हमारा कुछ ऐसा स्टाफ है जो लगातार अपने विभिन्न प्रकार की थेरेपीज़ के माध्यम से जो सीखता भी रहता है और वियतनामी टीवीओं पे प्रतिदिन हर क्षण उपस्थित रहता है। प्रतिदिन आने वाले कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रहती है। यानी कि मैडम वू होंगियन लगातार अपनी व्यवस्थाओं से, अपने वैश्विक आयाम से भारत के प्रति और भारत के लोगों से योग और आयुर्वेद को वियतनाम के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालिया दिनों में इन्होंने AI नाम की एक व्यवस्था को आयुर्वेद के साथ में इंट्रोड्यूस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके आयुर्वेदिक व्यवस्था को कैसे वियतनामी लोगों के बीच में पहुंचाया जाए, इस बात को समझाती हैं। मैडम येन भारत के सुप्रसिद्ध योग आचार्यों से, योग गुरुओं से सबसे व्यक्तिगत रूप से उनकी मुलाकात होती रही है, साथ में उनसे शिक्षा दीक्षा लेती रही हैं। आप देख पा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप चौधरी सर के साथ भी उपस्थिति रही थी एक बार, जिसमें डिस्कशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई, जिसमें आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये क्रम वैश्विक आयाम में ये सापा है, फंसिपन सापा लीजेंड, जहाँ पे योग का कार्यक्रम किया गया। वियतनाम की सबसे ऊंची चोटी है। मैडम येन विश्व में इंडोनेशिया, फिलीपींस इत्यादि देशों में कार्यशालाएं आयोजित की हैं। भारत सहित विश्व के कई सारे जगहों पे आपने योगा चैंपियनशिप भी ऑर्गेनाइज कराई है। योगा चैंपियनशिप्स के माध्यम से निकले हुए योगाचार्यों को वियतनाम में नौकरी देना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी इनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क रहा है। और अभी तक भारत से तकरीबन 2000 से ज़्यादा योगा टीचरों को आपने आमंत्रित किया है। विश्व के कई सारे देशों में आपने कार्यक्रम आयोजित किया। भारत में कई सारा योगा टूरिज्म में आपने बहुत सारा कार्य किया और मुझे लगता है कि 5 चैंपियनशिप्स के माध्यम से तकरीबन 10,000 से अधिक लोगों को आपने भारत आमंत्रित किया और सभी लोग भारत आए, यहाँ चैंपियनशिप्स खेले, विजेता हुए। योगा सोंगखोई प्रतिबद्ध है योगा के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और अपने स्वप्न के प्रति। जो आयुर्वेद, जिस योग को भारत में आप सभी ने देखा, उस आयुर्वेद और योग के वैश्विक आयाम को प्रतिबद्धित करने के लिए, वैश्विक आयाम में हम पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मिस योगा नाम का एक नया कॉन्सेप्ट भी हमने इंट्रोड्यूस किया जो विश्व में अपने तरीके का पहला कॉन्सेप्ट था, जहां पे सिर्फ महिलाएं प्रतिभाग करती हैं और योग के कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं। मेगा सन सैल्यूटेशन कार्यक्रम जिसमें 2500 से अधिक लोग योग दिवस के दिन फैंसिपल लीजेंड के ऊपर, ये वहाँ की सबसे ऊंची चोटी जहाँ पे इन्होंने योग का कार्यक्रम निभाया। एक साधिका होने के नाते, एक कुशल मैनेजर होने के नाते और साथ में एक योग शिक्षक होने के नाते आप अपने धर्म का निर्वहन करती चलती चली जा रही हैं। और आपका भारत के लोगों से जो कहना था, जो सुबह डिस्कशन भी आप कर रही थी कि मैं चाहती हूँ कि भारत के लोग भी इसी तरीके से नए इनिशिएटिव लें और पूरे वैश्विक आयाम में अपने इस पूरे कार्यक्रम को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये योगा सोंगखोई हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे हम लोग लगातार कार्य करते हैं और आप इंट्रोड्यूस कर रही हैं विभिन्न प्रकार के आयामों को। योग और योग की तमाम व्यवस्थाएं, ये योगा हमारा हेडक्वार्टर्स है। हमारा ग्रुप जो हमेशा भारत आता रहता है और यहाँ सीखने के लिए प्रतिबद्ध है। लंदन, थाईलैंड, सिंगापुर इत्यादि देशों में भी आपने कार्य किया। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स बताया। अच्छा, एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, इसमें आदि योगी की मूर्ति दिख रही होगी। ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि देवाधिदेव महादेव की उपस्थिति किसी ऐसे देश में जहाँ पे धर्म के प्रति बहुत कट्टरता हो, बहुत धर्मांधता हो, वहाँ उपस्थित हो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं चाहता हूँ इसके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमेशा मंच पे उपस्थित होकर और आशीर्वाद प्रदान करने वाले शिव और ये पूरी टीम। ये है पिछली बार का हम जो अपने कार्यक्रम कराया था, एक अच्छा इवेंट कराया था, वहाँ पे ये वियतनाम का राष्ट्रीय झंडा है और ये लोग तकरीबन 2500 के आसपास लोग हैं जो इसमें ऐसे 3 मंजिल का ये पूरा फ्लोर है और वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ये सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हुआ था, मेगा सन सैल्यूटेशन। ये चैंपियनशिप का एक कार्यक्रम हुआ था जो मुंबई के आइबिस होटल में आयोजित किया गया था और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो संपादित हो पाया। ये सिंगापुर और मिस योगा और क्वीन
ग्रीन योगा और फंसिपन्स का योगा, इस तरीके के कई सारे योगा फेस्टिवल, 1 वर्ष का ये कार्यक्रम है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आप योग की दिशा में क्या कर सकते हैं। योग सीखने और सिखाने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वहाँ का अपना वेजिटेरियन भोजनालय है। YSK विश्व की ऐसी शाखा है जो अंचाई यानी वेजिटेरियन भोजनालय स्थापित करके और इन हाउस ट्रेनिंग देती है, जहाँ पे लोग रह के, और बौद्धिस्ट लोग बहुत सारे आते हैं जो वहाँ पे रह के योगा सीखते और योगा को जानते समझते हैं। ये हमारा दूसरा हनोई का ओशन पार्क का सेंटर एक अच्छे खूबसूरत स्थान पे है। आप सभी यदि यहाँ आएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आयुर्वेद सेंटर्स जो हमने डेवलप किया है वहाँ उसकी व्यवस्था भी है। आयुर्वेद पे इस समय वियतनाम उभरती हुई मार्केट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी आयुर्वेद के इस परिक्रम को भी ज़रूर समझें, जानें, बुझें। कैसे वैश्विक आयाम में आयुर्वेद और मर्मा और नेचुरोपैथी इत्यादि चीज़ें आगे बढ़ती चलती चली जा रही हैं। सारी 200 घंटे की, 500 घंटे की अलग अलग प्रकार की कक्षाएँ भी YSK के द्वारा आयोजित की जाती रही हैं। धन्यवाद। Come on. Sống khỏe là một đơn vị mà hiện nay là đơn vị đầu tiên mà được gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sivam ơi, you talk President Vietnam Yoga Nguyễn Xuân Phúc. ये वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अब तो फॉर्मर हो चुके, पहले के जो प्रधानमंत्री थे, वो इनके कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले अपने आप में ये पहली बार, कम्युनिस्ट देशों के तो प्रधानमंत्रियों का आप नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ था इतिहास में कि योग के कार्यक्रम में, योगा सोंगखोई के लिए वियतनाम के प्रधानमंत्री स्वयं व्यक्तिगत पर्सनल कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। Và sau đó là ngài Sandip Arya, संदीप आर्या जी जो कि इंडियन हाई कमिश्नर, Festival Yoga Lào Cai Sapa। ये ऊपर से आप फोटोज़ देख पा रहे हैं जो ये बताना चाहते हैं कि हमने इंडियन एम्बेसी के साथ में मिलके योग उभारने का कार्य किया है। ऊपर से जो दूसरी फ़ोटो आपको दिख रही होगी वहाँ पे संदीप आर्या जी दिखाई दे रहे हैं जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, जिनके साथ में मिलके आपने योग के कार्यक्रम के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया है। Có rất nhiều các festival yoga ở tất cả các tỉnh thành, khoảng 10.000 học viên được thực hành và đồng diễn yoga। योग के आध्यात्मिकरण के लिए जितनी व्यवस्थाएं आपने दी है, ये व्यवस्थाएं सब हमने आपसे सीखी है और हम चाहते हैं कि इस आयाम को, जिस आयाम को हमने छुआ है, इसी आयाम पे आप भी स्थापित हो सकें। Trong đó thì có hoạt động như là thi đấu competition hay là các hoạt động Miss Yogi thì cũng rất là sôi nổi। ये अपने आप में एक चैलेंज था मिस योगी जैसे कार्यक्रम को आयोजित करना, क्योंकि ये लीग से हटके है। वो योग जो आप हमें सिखाते हैं ये वो नहीं है, लेकिन उसके पार एक ऐसा योग है जो हर घर तक योग को पहुंचा सकता है। Trong đó thì tất cả các hoạt động liên quan đến yoga therapy, chúng tôi đã mời rất nhiều các chuyên gia ở các quốc gia như là Singapore hay là Thái Lan hay là Dubai đến để đào tạo về yoga therapy। हम योग ऐसा नहीं है कि सिर्फ योग की पारंपरिकता को धूमिल कर रहे हो, हम योग की पारंपरिकता को भी बनाए हुए हैं योग थेरेपी के माध्यम से, जिसमें सिंगापुर, थाईलैंड, दुबई, मलेशिया इत्यादि देशों में जाके हम अपने योग थेरेपी और योग के चिकित्सकीय स्वरूप को पूरे विश्व में समायोजित करते कराते हैं। Và yoga sống khỏe thì đã là đơn vị tiên phong đầu tiên đưa yoga và Ayurveda therapy vào trong chương trình đào tạo và huấn luyện viên, giáo viên yoga toàn diện, đó là giáo viên yoga của tương lai। हम आयुर्वेद को वियतनाम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐसा करने वाले हम विश्व की पहली संस्था है जो आयुर्वेद को, आयुर्वेद की पारंपरिकता को वियतनाम में स्थापित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए एक जोरदार तालियां तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बोल्ड डिसीजन है और एक बड़ा कार्य है। Và đây cũng là một sản phẩm của chúng tôi ở tại Việt Nam, và rất là mong muốn rằng thời gian tới thì sẽ được đón tất cả các thầy cô ở trường đại học Subhati cũng như là các sinh viên đến với Việt Nam। हमने आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न प्रकार के तेलों का भी निर्माण किया है। जैसे सुभारती विभिन्न प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है, ऐसा ही हरा भरा वियतनाम भी है और हम वहाँ के वृक्षों को एक्सट्रैक्ट करके वात, पित्त और कफ, इन तीनों व्यवस्थाओं में हमने तेलों का निर्माण किया है और ये ही आयुर्वेद के मूल के तौर पे जाना जाता है।
Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thầy cô của trường, tất cả các bạn sinh viên đã lắng nghe, và chúc tất cả chúng ta có một ngày thật tốt đẹp và một tương lai của yoga đi khắp thế giới và phát triển khắp thế giới. Tôi xin chân thành cảm ơn. आप सभी का हृदय से आभार, क्योंकि आप सभी उस परंपरा के वाहक हैं जिस परंपरा को आप सभी ने हम तक पहुंचाया है। मैं अपने हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि आप ही वो हैं जिसके कारण हम इस चीज़ को आप ही के सम्मुख दिखा पाने योग्य हुए हैं। आप सभी का हृदय से आभार। कैम ऑन, थैंक यू। Thank you very much, Dr. Wo Hong Yang. Definitely our student will be inspired to make better future or give or startups in the sports, because of you are the very young personality which you have done very inspirable work in the yoga era. Now I invite to the Dr. Nishant, Assistant Professor, Yogic Sciences, Department of Physical Education. Definitely, so clapping के साथ इनका स्वागत करें। ओम अष्टानि देव सविता तुरतानि परासुव यद्भद्रम तन्य आसुव। Jai Hind to all, Jai Hind to respected Dean sir, faculty members and all my dear students. Today we are here for important fitness through yogic practice workshop. जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल वर्कशॉप हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप योग के बारे में कितना जानते हो सकता है कि 90% स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे योगा इज ओनली प्रैक्टिस ऑफ आसनास एंड प्राणायामा। हमारे दिमाग में योगा सब सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि योगा सिर्फ आसन की प्रैक्टिस कर लेंगे और प्राणायाम कर लेंगे, यही योगा है। लेकिन जब हम योग को पढ़ते हैं तो योग में अष्टांग योग आता है, जिसको 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं, जिसमें हमें ये पता लगता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब तक हम इन चीज़ों का प्रयास नहीं करेंगे, इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे, यम में सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इन चीज़ों का हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि आसन हमारे ना लगे या आसनों में हमारी दृढ़ता ना आए। क्योंकि आसन से हमारी बॉडी में दृढ़ता आती है, शरीर संतुलित बनता है और शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम से जैसे अभी डीन सर ने बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा मजबूत होता है, लेकिन इंटरनली हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। आसन के साथ साथ प्राणायाम के साथ साथ योग में एक क्रिया होती है षटकर्मा। षटकर्मा मेनली इंटरनल बॉडी को क्लीन करती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को षटकर्मा आज पहली बार सुना हो कि षटकर्मा भी कुछ चीज़ होती है, जिसमें धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती जैसी चीज़ें आती है। तो आसन प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आसन के साथ साथ आप षटकर्मा और प्राणायाम को साथ साथ करेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी और अच्छे से फिट रहे। दूसरी बात है कि आजकल हम देखते हैं कि हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड पे जीते हैं। मॉडर्नाइजेशन इतना आ गया है कि हम अपने फिजिक पे ध्यान देना बंद कर दिया है, और योग में कहा गया है विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, यानी हम झूठा ज्ञान तो ले लेते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड, आप प्रेजेंट में जीना पसंद नहीं करते। हम अपने इमेजिनेशन में जीना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी है, छोटे बच्चे से लेके एडल्ट तक हम अपने फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में कोई नहीं जीता। जैसे फॉर एग्जांपल हम जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हो तो हम क्या करते हैं, डेली स्कूल के कॉलेज के लिए आते हैं, कॉलेज के बाद घर चले जाते हैं, लेकिन अपने फिजिक पे कोई ध्यान नहीं देता। तो योग में कहा गया है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ठीक है, और अपने आसनों पर अभ्यास करना। आप आसन जैसे कि आसन भी बताया गया है कि एक दिन में कोई भी आता है तो सर कहता है कि ध्यान पे बता दीजिए, ध्यान करना है। एक दिन में किसी का ध्यान नहीं होता, एक दिन में कोई योगी नहीं बन पाता। जैसे यहाँ पे अभी स्टूडेंट्स ने, शिवम सर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया है, इनकी सालों की मेहनत है, कितने सालों से इन्होंने यहाँ पे किया है। योग में कहा गया है सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे भी तो दृढ़ भूमि, यानी निरंतर पूर्वक आपको आसनों का अभ्यास करना है, सत्कार पूर्वक अपने आसनों का अभ्यास करना है, तभी हमारे आसन हमारी बॉडी दृढ़ता को प्राप्त करती है। तो जैसे हम अभी कुछ टीचर्स भी हैं यहाँ पे, नाम तो मैं लूँगा नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कॉमन सी बीमारी आजकल हमारे शरीर में हो गई है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, ये योगी बच्चे और योग वाले स्टूडेंट्स योगा बैकग्राउंड के शायद इन चीज़ों को मानते नहीं, क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं। किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सर कच्चा पक्का खा लिया, अपथ्य आहार था, खा लिया, खाने के बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, इंटेस्टाइन पे वो चिपक गया। तो
योग में षटकर्म वही है कि हमारी जब हम दंड का अभ्यास करते हैं, धोती का अभ्यास करते हैं या कुंजल का अभ्यास करते हैं, तो वो चीज़ें विद इन ए वीक और विद इन ए मंथ सब चीज़ें, इन चीज़ों का निवारण हो जाएगा। तो हमें अपने फिजिक के लिए, अपने और अपने लिए तो फिजिकली फिट रहना ही होगा, अपने भविष्य के लिए भी फिजिकली फिट रहना होगा। तो मैं अपनी बात को इतनी बात कहना चाहूँगा कि हमें अपने लिए डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आज नहीं करोगे तो कल करोगे, योगा से ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, ठीक है। अगर आज नहीं होगा कल डॉक्टर के जाओगे, डॉक्टर आपको कंसल्ट कराएगा योगी प्रैक्टिस के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को सभी को डेली 1 घंटा, आधा घंटा, आपको हमारी फैकल्टी को भी योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के लिए मैं आया था। धन्यवाद। अपनी वाणी को इसी बात से विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं। शिक्षा, सेवा, संस्कार एंड राष्ट्रीयता यहाँ के मूल मंत्र है, जिसको हम मानना है कि जो यहाँ का विद्यार्थी होता है वो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलता है। उसी के साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें और अपने फ्यूचर में आगे ग्रोथ करें, और वो ग्रोथ तभी संभव है जब आप विदाउट एनी डिजीज़ होंगे या आपको कोई भी पोस्चर डिफॉर्मिटी नहीं होगी, किसी तरीके की डिजीज़ आपके साथ आगे नहीं चल रही है। तो आई हार्टली थैंक्स टू आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर वू होंग येन, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ YSK। प्लीज़ यार जोरदार तालियों से एक बार मैम का धन्यवाद हमें प्रदर्शित करना है। साथ ही डॉक्टर शिवम मिश्रा जो हमारे यहीं के एलुमनाई हैं और अब डायरेक्टर ऑफ YSK, इसमें बहुत ज़ोर शोर से ये काम कर रहे हैं। नोएडा में भी इनका एक फेडरेशन वर्क कर रही है, लगातार योगा के कई सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने चलाए हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, इवन हमारे योगा के स्टूडेंट हैं, फिजिकल एजुकेशन के योगा इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, वो इनके कांटेक्ट में रहे और इस दिशा को और भी आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि इसी तरीके एलुमनाइज हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर आएँ और हम उनको इस स्टेज में सम्मानित करने का मौका हमको प्राप्त हो। साथ ही उनकी पूरी एंटायर टीम जिन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे डेमोस्ट्रेशंस दिए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वुमेन एम्पावर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर अंजलि खरे मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उनके साथ की वजह से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अपने डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर संदीप कुमार सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में ही हम इस कार्य को आगे बढ़ा पाए हैं। साथ ही पूरी एंटायर टीम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसने डिफरेंट कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए डीन, HODs एंड फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी मीडिया टीम जो पूरा कवरेज आपके लिए रेडी रखती है, इवन दोस्त कि अगर आपका ये प्रोग्राम छूट भी जाए तो आप उसको YouTube के माध्यम से, लिंक के माध्यम से subharti.org पे देख सकते हैं एंड एस टच से अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द स्टेज, ऑफ द स्टेज सभी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम को सफल बना पाते हैं। अगेन मेरा लास्ट आपको एक विश है कि आप अपने जीवन में योगा को एडॉप्ट करें, फिटनेस को एडॉप्ट करें और फिट रहें, आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।